हाय फ्रेंड, आज हम लोग 11th बायोलॉजी के बुक में शंभुनाथ झा का बुक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें यदि हम आगे के टॉपिक को देखें तो क्लासिफिकेशन को हमको समझना है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने साइंटिफिक नेम को समझा। उसके बाद किस तरह से क्लासिफिकेशन का प्रोसेस तैयार हुआ उसको देखे कि सबसे पहले जो है आर्टिफिशियल के बारे में पढ़े कि जो कृत्रिम क्लासिफिकेशन था, फिर प्राकृतिक आया, फिर क्लासिकल आया और अंततः क्लासिफिकेशन को जो है किस तरह किया गया है अभी हम लोग जानेंगे। कि यदि देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को अभी हमको पढ़ना है। तो सिंपल सबसे शुरू में क्या पढ़ना है तो दो जगत वर्गीकरण की टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ सबसे शुरू में जो भी साइंटिस्ट को हम देखें तो वो क्या कर रहे थे, दो जगत के बारे में जानकारी दे रहे थे। दो जगत में कौन थे तो पौधा और जंतु के बारे में जानकारी दे रहे थे कि प्रारंभ में सभी जीवों को पौधे तथा जंतु नामक दो जगत में विभाजित करने का रिवाज बहुत दिनों तक चला। दोनों समूह में मूल अंतर उनके पोषक के तरीके पर था। यदि पोषण देखें तो पोषण में भी क्या है कि जो पादप हैं, पादप क्या हैं, पौधे ये स्वपोषी होते थे। और यदि जंतु की बात करें तो जंतु ये स्वपोषी नहीं होते थे, ये परपोषी होते थे। कि जंतु के बारे में देखिए, यहाँ जंतु परपोषी होते थे। पादप की बात करें तो ये क्या करते थे, अपना भोजन जो लेते थे वो कार्बनिक पदार्थ थे। संश्लेषण अकार्बनिक यौगिक से स्वयं करते थे कि जो अकार्बनिक यौगिक है उससे वो क्या करते थे, कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करते हैं। तो इसके कार्बन का स्रोत जो है अकार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बन का स्रोत ये अकार्बनिक पदार्थ को बनाते हैं, जैसे वाटर ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, उससे ये क्या करते हैं तो कार्बनिक पदार्थ को बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6 फोटोसिंथेसिस में। तो ऐसे कंडीशन में ये पौधे का प्रोसेस है कि वो स्वपोषी हैं। जंतु की बात करते हैं, जंतु क्या है, हेट्रोट्रॉपिक यानी परपोषी हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थ हम लोग जो भोजन करते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि ग्रहण करते हैं, यानी इनके कार्बन का स्रोत कार्बनिक पदार्थ है। जंतु भोजन की खोज में घूमते हैं, यानी इसमें प्रचलन होता है, यानी हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। लेकिन कुछ जटिल जंतु की बात करें तो प्रचलन में समन्वय हेतु तंत्रिका तंत्र होते हैं। पौधे स्थिर रहते हैं, अतः इसमें प्रचलन तथा तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होती है। परंतु अपवाद जीवों का केवल दो स्पष्ट समूह में वर्गीकृत करने में समस्या उत्पन्न होती है। कि मतलब सिर्फ और सिर्फ हम दो जगत के बारे में ही बताए तो कहीं ना कहीं ये समस्या उत्पन्न कर रहा है। देखिए क्या क्या समस्या उत्पन्न होता है। जैसे बात किया गया है कवक के बारे में। कवक क्या है तो ये परपोषी होते हैं और ये अचलायमान होते हैं कि ये चलते नहीं हैं। उसी तरह युगलिना की बात करते हैं। युगलिना क्या है, चलायमान है और ये स्वपोषी होते हैं। ऐसे युगलिना के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि युगलिना जो होते हैं ये जनरली प्रकाश के उपस्थिति में ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश की अनुपस्थिति में ये परपोषी होते हैं। आगे देखिए तो यह पद्धति के बारे में बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किसको बोलेंगे, जो अविकसित कोशिका है यानी केंद्रक विहीन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। और यूकैरियोटिक की बात करें तो जिसमें केंद्रक युक्त है यानी पूरी तरह से विकसित कोशिका है तो उसे यूकैरियोटिक बोलेंगे। एक कोशिकीय वैसे जीव जो एक कोशिका के बने हुए हैं जैसे अमीबा। बहुकोशिकीय जीव जैसे पेड़ पौधे, हम आप, तो ये सब क्या है, बहुकोशिकीय हैं, को पृथक जगत में विभाजित करने में अक्षम था। कि इसको जो है पूरी तरह से ये दो जगत में रखने के बाद स्पष्ट नहीं कर पाया था कि हम इंसान हैं, इंसान में भी कुछ बैक्टीरिया है, कुछ मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। तो ये सारे को हम कैसे बोल सकते हैं, हम और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों समान हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये स्पष्ट नहीं कर पाए थे, प्रोकैरियोटिक सेल को स्पष्ट नहीं कर पाए थे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को स्पष्ट नहीं कर पाए थे। सारे कैटेगरी में कि प्लांट के ही सारे कैरेक्टर हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं कवक, तो उसको हम प्लांट में कैसे पढ़ें कि सारा लक्षण दिख रहा है प्लांट वाला। तो ये सारे समस्या जो है कहीं ना कहीं नज़र आ रहे थे। तो आगे फिर क्या हुआ, आगे थ्री किंगडम का ज़रूरत आया। यदि थ्री किंगडम को देखें तो थ्री किंगडम में हम इस तरह से समझ सकते हैं। थ्री किंगडम सबसे शुरू में दिया गया तो किसके द्वारा, तो ये दिया गया एर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा। एर्नेस्ट हैक्कल जो है क्या दिए तो प्रोटोकिस्टा। यदि देखिए प्रोकिटिस्टा के बारे में बताया गया है। प्रोकिटिस्टा की बात करें तो प्रोकिटिस्टा याद रखना है, प्रोटिस्टा नहीं है, प्रोकिटिस्टा। कि यदि यहाँ बात करें तो यहाँ क्या है कि प्रोटिस्टा, इसको गलती से नहीं पढ़िएगा,
किटिस्टा, टा पढ़ना है अंत में, किटिस्टा। आगे यदि देखिए, थोड़ा मतलब नाम उलझ रहा है, टेंशन नहीं लेना है, ये सब नहीं पूछा जाता है। आगे यदि देखिए तो समस्या हल करने के प्रयास से सभी एक कोशिकीय जीवों को एक साथ रखने हेतु उन्होंने क्या किया, प्रोकिटिस्टा जो है ये नामक तीसरा जगत उन्होंने दिया। किसने, कि सर्नेस्ट हैक्कल ने। सर्नेस्ट हैक्कल ने जो दिया, तो डेट भी आपको याद रखना जरूरी नहीं है, परंतु प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में पृथक समूह में रखने की समस्या जो है जस का तस रह गया कि अब कौन प्रोकैरियोटिक सेल है कौन यूकैरियोटिक सेल है, इसको अभी भी डिफाइन नहीं किया जा रहा था। सिर्फ ये क्या किए थे, तो एक कोशिकीय जीव को सेपरेट कर दिए थे कि जो भी एक कोशिकीय जीव है इनको हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो प्रोकिटिस्टा के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको पढ़ते थे। आगे यदि देखें तो आगे बताया गया है कि इसके बाद क्या किया गया कि 4 जगत वर्गीकरण लाया गया। अब आइए 4 जगत वर्गीकरण क्या है इसको समझते हैं। तो 4 जगत वर्गीकरण में जो है प्रोकिटिस्टा की बात करें तो प्रोकिटिस्टा को क्या किया गया, 2 भागों में एर्नेस्ट हैक्कल ने विभाजित कर दिया। अब यहाँ से नाम क्लियर आ जाएगा आपके मुंह पर कि ये मोनेडा और प्रोटिस्टा, कि सिंपल प्रोटिस्टा इसको बोलते थे, कि मोनेडा प्रोटिस्टा आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि मोनेडा और प्रोटिस्टा के बारे में जो है डिवाइड कर दिया गया। कि मोनेडा की बात करें तो मोनेडा में सारे के सारे प्रोकैरियोटिक को रखा गया, और प्रोटिस्टा की बात करते हैं प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक को रखा गया। तो ये काम किसने किए, तो एर्नेस्ट हैक्कल साहब ने किए। तो इसको भी आप स्पष्ट से समझ पाए। आगे चलते हैं हम लोग कि अब 5 किंगडम आया, कि अभी भी कुछ ऐसे अपवाद थे जिनके बारे में हमको जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं था। जैसे कि फफूंद को देख सकते हैं, फफूंद जो है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। तो इसके लिए ज़रूरत किसका आया, तो 5 जगत किंगडम का ज़रूरत आया। 5 जगत किंगडम की बात करें तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को यदि देखें तो यहाँ बताया गया है कि R.H. व्हीटेकर के बारे में, कि R.H. व्हीटेकर साहब जो है सबसे पहली बार 1969, इसको थोड़ा याद रखेंगे, ये व्हीटेकर से बहुत सवाल बनता है। नीट में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखेगा कि वो सब तो हिस्ट्री का पीछे का टॉपिक है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बनेगा कि R.H. व्हीटेकर ने क्या किया। तो ये सबसे पहले जो है वर्गीकरण में 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति को पेश किया। यदि बात करें तो इन्होंने प्रपोज किसको किया था, फंगी को, कि सबसे पहली बार फंगी के बारे में R.H. व्हीटेकर बताए कि इनको प्रथम समूह में रखने की समस्या समाप्त हो गई। 5 जगत में देखें तो 3 तथ्यों पर आधारित थे। आप देखिए ये 3 तथ्य क्या थी। 3 तथ्य को देखें तो सबसे पहला दिया गया है शरीर निर्माण में भागीदार जो है कोशाओं के किस्म के बारे में बताया गया है, कि कोशा किसको बोला गया है, कि जो भी बॉडी के मतलब सेल हैं उनको बताया गया है कि उनके अकॉर्डिंग देखें तो शरीर निर्माण में बताया गया है स्पष्ट केंद्रक झिल्ली से घिरा केंद्रक युक्त कोशिकाओं को यूकैरियोटिक बोला गया, कि जो पूरी तरह से केंद्रक डेवलप है और जिसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे यूकैरियोटिक बोलेंगे। इसम किस मतलब बताया गया, इस किस्म की कोशिकाओं मतलब कोशाओं की बात करें, सेल के बारे में बताया जा रहा है। बने जीवों को यूकैरियोट्स कहते हैं, कि जो इस तरह से डेवलप कोशिका के बने हुए थे उसको हम लोग क्या समझेंगे, वो यूकैरियोटिक सेल थे। तथा स्पष्ट केंद्रक झिल्ली युक्त, केंद्रक के अभाव वाली, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है, केंद्रक का अभाव है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको प्रोकैरियोटिक बोला गया। यानी ये कि जो अविकसित कोशिका हैं उसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बोला गया। तो यदि इसमें देखें तथा इनके निर्माण वाले शरीर वाले जीवों को क्या बताया गया, प्रोकैरियोट्स बताया गया, कि जो इस तरह के जीव हैं कि जिसमें केंद्रक झिल्ली डेवलप नहीं है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। परंतु कुछ ऐसे भी कोशीय परजीवी हैं जिनमें प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स नहीं कहा जा सकता है, जैसे वायरस। वायरस की बात करें तो सिंपल वायरस जो है ना आपका, ये सेल थ्योरी को मानता ही नहीं है। ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, कि जब तक आपके बॉडी से वायरस दूर है तब तक ये नॉन लिविंग फॉर्म में रहेगा, और जैसे ही आपके शरीर में आएगा तो ये लिविंग फॉर्म को प्रेजेंट करने लगते हैं। तो वायरस के बारे में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक चैप्टर सेपरेट ही पढ़ेंगे, वहाँ वायरस को समझेंगे। अभी 5 किंगडम में हम लोग मोनेडा से शुरू करेंगे, कि मोनेडा में सबसे पहले बैक्टीरिया को हम लोग देखेंगे। बैक्टीरिया के बाद धीरे धीरे जो है ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं आपको डेवलप होते दिखेंगे, कि आर्कोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सारे टाइप को देखेंगे। वायरस को हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे। तो यही बताया गया है कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स नहीं कहा जा सकता, कि उसके अंदर सेल पाया मतलब न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है, केंद्रक पाया ही नहीं जाता है।
केंद्रक प्रेजेंट रहेगा तब तो हम बताएंगे कि वो मतलब सेल है। तो वैसे कंडीशन में ना ही वो प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक है, तो वायरस को हम लोग सेपरेट ही पढ़ते हैं। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं, एक मिनट, ये आगे के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। तो सिंपल वो पीछे वाले वीडियो में उतना पार्ट बच गया था जिसको कि हम नहीं करा पाए थे डिस्टरबेंस के कारण, तो उसको इसमें हम मेकअप कर दिए। आज से फिर हम यहाँ से पेज शुरू करते हैं कि यहाँ देखिए तो शरीर निर्माण में भागीदारी कोशिकाओं के बारे में बताया गया। तो शरीर निर्माण को यदि देखें तो उसमें हम समझ सकते हैं कि पहला में हम लोग क्या देखें, पहला टाइप 3 मतलब 5 किंगडम 3 बेस पर आधारित था। तो पहला में हम लोग देख पाए कि उसका जो है कोशिका कैसा है, तो वहाँ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को हम लोग समझे। यहाँ बताया गया है शरीर निर्माण में भागीदारी कोशिकाओं की संख्या कितनी है। तो नंबर ऑफ सेल यदि देखें तो सिंपल यहाँ समझ सकते हैं जीवों के शरीर में एक कोशिका बने रहने के कारण उसे क्या बोलेंगे, उसे एक कोशिकीय बोला जाता है, जिसे कि हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि जो एक कोशिका के बने हुए हैं। और जो एक से अधिक कोशिका के बने हुए हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय बोलेंगे, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानेंगे। थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ है भोजन प्राप्ति हेतु यदि बात करें अपनाई गई विधि के बारे में बात किया गया है। तो भोजन प्राप्ति में भी यदि देखें तो अपना भोजन संश्लेषित जो करते हैं, सक्षम हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे, कि वो स्वयं पोषी हैं। कि वो जीव कैसे हैं, वो जीव को हम स्वयं पोषी बोलेंगे। और जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करने में अक्षम है, कि वो खुद से नहीं बना पा रहे हैं, सक्षम मतलब वो सक्षम है, अक्षम मतलब बना नहीं सक रहे हैं, तो वैसे भोजन सामग्री हेतु उसे क्या बोलेंगे, स्वपोषी पर निर्भर करते हैं, तो वैसे हमको उसको बोलेंगे परपोषी, यानी कि आ जाएंगे हेट्रोट्रॉपिक। तो यहाँ ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक 3 बेस हुआ। सबसे पहला प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, दूसरा एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, तीसरा स्वयं पोषी है या फिर वो परपोषी हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो यहाँ टोटल 5 किंगडम दिया गया। तो 5 किंगडम का नाम आपको याद रखना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी जिसे कवक बोलेंगे, प्लांटेरी पादप, उसके बाद जंतु एवं प्राणी के बारे में बताया गया है कि जंतु और पादप दोनों को जो है आपको डिटेल से यहाँ जानना है। सारा 11th में आप डिटेल से ही पढ़िएगा। बाकी ये बुक जो है आपको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप यदि हमसे जुड़े हुए हैं, पटना टीचिंग सेंटर में क्लास कर रहे हैं, तो इतना आप निश्चिंत होकर रहिए कि हम कोई भी टॉपिक आपका वीक नहीं रहने देंगे। जहाँ बुक ऐड नहीं कर पाया है वहाँ हम दूसरे बुक से मटेरियल को ऐड करके आपको पढ़ाएंगे। सिर्फ एक ऑथेंटिक बुक हम आपको प्रोवाइड किए हैं, तो वहाँ जो भी सिलेबस कमी रहेगा तो बुक छोड़ दिया है, हम आपको नहीं छोड़े हैं। तो सिंपल यहाँ कल के क्लास में जो है हम आपको खुद के हाथ से लिखे हुए नोट में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी सारा हिंदी में प्रोवाइड कर देंगे कि वहाँ आप समझ सकते हैं। यहाँ भी हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया है, इस कारण आपको समझने में हो सकता है कठिनाई हो, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, हम आपको समझाते हुए पढ़ाएंगे सब कुछ। सबसे पहले आइए हम जानते हैं किसके बारे में, मोनेरा के बारे में जानते हैं। तो मोनेरा जो है ये क्या है, पहला किंगडम है। तो एक सीरीज़ से हमको याद रखना है, ऐसा नहीं कि प्रोटिस्टा पहले बोल देंगे मोनेरा बाद में। रीज़न बताते हैं क्या है कि देखिएगा, यदि क्लासिफिकेशन का बेस तो एक छोटे से ऑर्गेनिज्म को डेवलप होते हुए कहीं ना कहीं कगार आपको नज़र आएगा। जैसे सेल चैप्टर में ही हम लोग पढ़ते हैं कि कोशिका की बात करें तो कोशिका से डेवलप होके ऊतक बना, ऊतक से डेवलप होके जो है आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई अंग बनता है, अंग डेवलप होके अंग तंत्र बनता है, और सारे अंग तंत्र मिलके जब वर्क करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक कंप्लीट जो होते हैं जीव को बनाते हैं। तो सेल टिश्यू को बनाया, टिश्यू जो है ऑर्गेन को बनाया, ऑर्गेन सिस्टम को बनाया, ऑर्गेन सिस्टम ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो यही प्रोसेस क्लासिफिकेशन में भी है कि सबसे शुरू में हम देखेंगे किसके बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो यदि हम देखें तो यहाँ एक कोशिकीय जो है प्रोकैरियोटिक जीव के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कि आपसे पूछा जाएगा मोनेरा जगत में सभी कैसे रहते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव रहते हैं जो स्वयं पोषी या परपोषी होते हैं। इनके अंतर्गत देखें तो खासकर किसको पढ़ते हैं, बैक्टीरिया। 9th क्लास में आपको टीचर सीधे बता दिया होगा कि मोनेरा के अंतर्गत हम सारे बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ बैक्टीरिया के भी टाइप को हम लोग जानेंगे।
उसके बाद बताया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बताइएगा सर आप थैलोफाइटा में भी आप हमको एल्गी पढ़ाइएगा, तो यहाँ हम आपको सिर्फ सेपरेट किए हैं किसको, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिससे क्या बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानेंगे। बैक्टीरिया के भी दो टाइप हम आपको पढ़ाएंगे, एक आर्कियोबैक्टीरिया, एक साइनोबैक्टीरिया। दोनों को हम बताएंगे। आर्कियोबैक्टीरिया जो होते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, पुराने समय के, जो कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले धरती पर यदि सबसे पहले कोई था तो वो बैक्टीरिया था। और उस समय भी जानते हैं कि वो उनका फॉर्मेशन कहाँ हुआ, उनका ओरिजिन कहाँ हुआ, तो सबसे पहले समुद्र में हुआ। जिस समय ऑक्सीजन भी धरती पर प्रेजेंट नहीं था, उस समय बैक्टीरिया यहाँ बन के तैयार हुआ। और वो बैक्टीरिया कौन से थे, तो वो आर्कियोबैक्टीरिया होंगे। अभी के समय में जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न बैक्टीरिया है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि यू बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, दोनों आर्कियोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया दोनों को हम मोनेरा के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो यू बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है। उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में बताया गया है। एक्टिनोमाइसिटीज में क्या होते हैं, यदि देखें तो फिलामेंटस, इसमें फिलामेंट पाए जाते हैं, जिनके कारण ये क्या करते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज जो है मतलब ये फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको जो होते हैं वर्क करते दिखेंगे कि किस तरह से वर्क करते हैं। तो बैक्टीरिया के भी हम बताया आपको कि एक हिंदी लेक्चर का हम आपको हाथ से खुद से लिखा हुआ, जैसे सीबीएसई में हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंग्लिश वाले बैच में मटेरियल हाथ से लिखा हुआ, वैसे ही आपको भी एक वीडियो हम सेपरेट प्रोवाइड करेंगे जिसमें 5 किंगडम को हम आपको समझाएंगे कि ये कैसे होते हैं। यदि देखें तो बताया गया है बैक्टीरिया जो होते हैं जीव मंडल की स्थिति को बराबर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, चूँकि ये मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं तथा खनिजकरण करते हैं एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो बैक्टीरिया का यहाँ महत्व के बारे में बताया गया है कि यदि देखें तो ये क्या रहते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, कि ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। ये सड़ा गला के किसी चीज़ को ये ख़त्म कर देते हैं। तो महत्वपूर्ण ज़रूरत तो इसीलिए है कि यदि धरती पर कोई चीज़ सड़ गल जाए तो वो ख़त्म ही नहीं होगा। तो समझ सकते हैं कितना पॉल्यूशन, कितना बुरा हाल रहेगा धरती पर का। तो इसके लिए इनका ज़रूरत होता है कि ये सड़ा गला के जो होते हैं धरती को, पर्यावरण को स्थिर रखने में, संतुलन रखने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। यदि आगे बात करें तो ये खनिजकरण, खनिज लवण भी बनाते हैं, जो खाद वगैरह मतलब गोबर हो गया, सब्जी का छिलका वगैरह हो गया, घास हो गया, उसको यदि मिट्टी के अंदर में डाल देते हैं तो बैक्टीरिया ही उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो खनिज में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया हम लोग पढ़ेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, जो दलहनी प्लांट के जड़ में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। तो इसको मोनेरा को हम काफ़ी डिटेल से आपको बताएंगे कल के लेक्चर में, जो हम अपने हाथ से लिखा हुआ नोट आपको प्रोवाइड करेंगे पटना टीचिंग सेंटर का। तो आप ऑफलाइन क्लास में हमारे क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और यूट्यूब पे हम आपको सीरीज प्रोवाइड कर ही रहे हैं। तो सिंपल आपको हम ये टारगेट लिए हुए हैं कि आपका जो ऑथेंटिक बुक है, जैसे बहुत लोग होते हैं कि टाइम कम की वजह से, जैसे लॉकडाउन का सेशन चल रहा है, तो वैसे कंडीशन में ऑथेंटिक बुक पढ़ाने से वो पीछे हो जाते हैं। वो उसको टारगेट करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ा के हम आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला सके। तो ऐसे टारगेट के समय में उनका ऑथेंटिक बुक छूट जाता है। तो ये सारे ऑथेंटिक बुक हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं कि कभी भी आप घर पर भी बैठे हुए हैं तो ईयरफोन लगाइए और एक वीडियो के क्लिप को आप सारा सुन जाइए। सुनते सुनते आप सारा बैक्टीरिया मतलब सारा जो बायोलॉजी आपका है ये ऑथेंटिक बुक से आप ख़त्म कर लीजिए। और क्लास में हम एनसीईआरटी प्लस आपको जो सिलेबस नीट को कवर करेगा वो हम ऐड करते हुए क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे उसको। जो हमारा लेक्चर फॉर्म रहेगा, जो हम बोर्ड पे आपको पढ़ाएंगे, वो बोर्ड पे आपको ऑफलाइन क्लास हम प्रोवाइड करेंगे। तो सिंपल ऑथेंटिक बुक को हमको यूट्यूब पे पढ़ जाना है। तो यहाँ आइए हम प्रोटिस्टा के बारे में जानते हैं। तो प्रोटिस्टा को यदि बात करें तो प्रोटिस्टा में सबसे पहले बताया गया है कि इस जगत के सभी एक कोशिकीय जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। कि मोनेरा में हम क्या देखें, मोनेरा में सारे के सारे आपके प्रोकैरियोटिक थे, यानी अविकसित कोशिका थे। और इसमें क्या हो रहा है कि सब यूकैरियोटिक सेल है, यानी ये विकसित हैं, लेकिन वो क्या हैं, एक कोशिका के ही बने हुए हैं। यदि देखें तो जीव को रखते हैं, इनमें कुछ स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि शेष क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं कि किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट करेंगे।
परपोषी की भी बात करें तो यहाँ बहुत तरह के परपोषी को बताया गया है। जैसे बताया गया है होलोजोइक। होलोजोइक कौन है? हम लोग हैं होलोजोइक, जिनका यदि देखें खाना प्रोसेस जो है सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एसिमुलेशन होता है, फिर यदि देखें तो एसिमुलेशन के बाद हो जाता है आपका एसिमुलेशन के बाद एक प्रोसेस और है, उसके बाद आता है इरिजेशन की, ये खाना को हम लोग बाहर करते हैं। 5 टाइप में जो है आपका फूड प्रोसेस जो है यहाँ डिवाइड किया गया है। तो सिंपल इसको याद रखना है। यदि आगे बात करें तो फिर बताया गया है परजीवी के बारे में कि पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक नेचर किसको बताते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम ही फ़ायदा ले रहे हैं लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में ये पैरासाइटिक रिलेशन हो जाता है। और पैरासाइटिक में भी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ इंसान के अंदर एक्सो पैरासाइटिक होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं। तो वैसे रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक को ही फ़ायदा हो रहा है, दूसरा को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसे पैरासाइट बढ़ेंगे। उसके बाद सेप्रोजोएंस के बारे में बताया गया है। सेप्रोजोइक की बात करें तो सेप्रोजोइक में हम लोग किसको पढ़ेंगे? कुछ वैसे प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे जो कि क्या करते हैं कि ये कहीं ना कहीं डिकम्पोजर का वर्क करते हैं, सड़ाने गलाने का वर्क करते हैं, जो पत्तियां वगैरह हैं। तो इसमें जनरली मतलब हम पढ़ेंगे जो कि सारे चीज़ों को सड़ा गला के वो ख़त्म कर देते हैं, तो वैसे प्रोटोजोआ को हम लोग पढ़ेंगे। आगे बात करें तो इसके अंतर्गत शैवाल को हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्लू ग्रीन एल्गी तो आपको यहाँ मोनेरा में ही पढ़ा दिए। यहाँ भी कुछ गोल्डन शैवाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो डाइटम्स में हम लोग पढ़ते हैं, सुनहरे शैवाल के बारे में। और प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन प्रोटोजोअन्स है, लस्मेनिया, डोनोवेनी। उसके बाद हम लोग और भी देखेंगे प्रोटोजोअन्स, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन्स के बारे में देखेंगे कि प्रोटोजोआ जो कि डिजीज फैलाते हैं। उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्लाइम मोल्ड्स जो है ये भी फंगी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डिकम्पोज करने में ये भी मदद करते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स सबको हम डिटेल से आपको जो हम क्लास प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको काफ़ी समझ में आएगा। यही बताएं कि यदि आप वो क्लास नहीं कीजिएगा तो यहाँ आपको समझना बहुत टफ हो जाएगा, बहुत शॉर्ट में ये खींच दिया है। तो ऐसे कंडीशन में जो है हम आपको वो क्लास प्रोवाइड करना सफिशिएंट समझ रहे हैं, ताकि आप यदि हमसे जुड़े हुए हैं तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान रखिए, कि आप किसी को समझा सकिए उस टॉपिक के बारे में। ये नहीं कि सिर्फ रीडिंग कर लिए, समझ कुछ नहीं आया, वैसा काम नहीं करना है। आगे चलते हैं। आगे फंगी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फंगी और काफ़ी डिटेल से दिया गया है कि फंगी को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यदि हम फंगी की बात करें तो फंगी में बताया गया है यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। इस जगत में शामिल किए गए हैं कि बहुकोशिकीय मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक हैं। तो जहाँ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय हम लोग किस में पढ़ रहे थे, तो हम लोग प्रोटिस्टा में पढ़े। वहीं बात करें तो कवक में, फंगी में क्या आ जाता है कि आपका बहुकोशिकीय जीव आ जाते हैं। अपना भोजन जो होते हैं ये तरल तथा पाचित भोजन का अवशोषण करते हैं, कि तरल पदार्थ के रूप में ये भोजन लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, या फिर जो पचे हुए भोजन होते हैं उनका अवशोषण करते हैं। जनरली जो होते हैं गोबर वगैरह पर ये उगता है, जहाँ डस्ट हम लोग फेंकते हैं वहाँ पे ये सब मतलब कवक निकलते हुए नज़र आते हैं। यदि देखें तो भोजन प्राप्त करने हेतु कवक अपने चारों ओर यदि बात करें तो चारों ओर माध्यम में पाचन एंजाइम स्रावित करते हैं। कि कवक का सबसे बड़ा करैक्टर क्या रहता है, ये पाचित एंजाइम को सेक्रेशन करते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को अवशोषित करने लगते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर देता है, मतलब कार्बनिक पदार्थ तोड़ देता है। यानी कवक कोशिका के बाह्य पचे पदार्थों को भोजन प्राप्त करता है। जब ये मृत पौधे, जंतु या दिया गया है, या मृत पौधे या मृत जंतु को विघटित पदार्थों से ये भोजन अवशोषित करते हैं। कि जो चीज़ सड़ गल जाता है तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया यानी मोनेरा रहते हैं, और फिर फंगी भी वहाँ अवेलेबल रहते हैं जो कि चीज़ों को सड़ाने गलाने में काम करता है। जिससे कि हम फफूंद के रूप में समझ सकते हैं कि पाव रोटी भी यदि आप रात भर बाहर में छोड़ दीजिए तो उसके ऊपर एक फफूंद आ जाता है। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि विघटित कर देते हैं। यानी बात करें तो यानी कवक जो हैं ये कोशिका के बाह्य को पाचन कर लेते हैं, तो विघटित कर देते हैं, यहाँ तक पढ़ लिए हैं। पदार्थों से भोजन अवशोषित करते हैं, तब इन्हें मृतोपजीवी यानी यदि देखें तो सेप्रोप्स के रूप में जाना जाएगा। कि सेप्रोप्स की बात करें तो सेप्रोफाइटिक वर्ड से आते हैं, कि यहाँ बताया गया है मृतोपजीवी क्या करते हैं कि सड़ाने गलाने में ये वर्क कर रहे हैं। जबकि जीवित पौधे की बात करें, जंतु में भोजन
जो होते हैं अवशोषित करने वाले कवक को हम लोग पैरासाइट बोलेंगे। कुछ ऐसे भी कवक पाए जाते हैं जो कि जीवित प्राणी और जीवित पादप पर पाए जाएंगे, जो कि वहाँ से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो वैसे को हम लोग बोलेंगे परजीवी या पैरासाइट बोलेंगे। और जो मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसे हम लोग मृतोपजीवी यानी सेप्रोप्स के रूप में जानेंगे। आगे यदि चले तो कवक के अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो मोल्डस के बारे में बताया गया है। कवक का ये सब टाइप है कि हम लोग मोल्डस के बारे में पढ़ेंगे, मशरूम के बारे में पढ़ेंगे जो गोबर छत्ता हम लोग देखते हैं। उसके बाद पफ बॉल्स के बारे में बताया गया है। पफ बॉल्स क्या है इनको देखेंगे कि मतलब ऊपर बॉल जैसा संरचना पाया जाता है। इन सब के बारे में विस्तार से जो है हम लोग जानेंगे। आगे देखिए बताया गया है वास्तव में ये सब कवक की जनन संरचना है कि कवक का जनन मतलब जनन संरचना जो है उसको भी पढ़ेंगे। कवक में जो है ना तीनों तरह से जनन होता है, यानी वेजिटेटिव भी आपको दिखाई देगा, उसके बाद आपको एसेक्सुअल भी दिखाई देगा और सेक्सुअल भी दिखाई देगा। तीनों तरह से इसमें जनन होते हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि वास्तव में ये सब कवक की जनन संरचनाएं हैं कि परजीवी कवक अनेक किस्म के रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे बताया गया है रस्ट की, पेड़ पौधे की देखिएगा तो धान में चत्ता चत्ता रोग हो जाता है लाल लाल तरह का, उसी को रस्ट बोलते हैं। समट के बारे में बताया गया है, ये भी प्लांट में ही होने वाले डिजीज हैं। रोटस के बारे में बताया गया है, ये भी प्लांट के ही डिजीज में मतलब होते हैं। उसके बाद स्पॉट्स के बारे में बताया गया। तो ये सारे क्या हैं कि एक तरह से कवक रोग फैलाते हैं, रोग फैलाने वाले कवक हैं। इंसान में भी जो खुजली वगैरह होता है, रिंगवर्म सब रहता है, वो कवक के ही टाइप होते हैं, फफूंद के। तो फफूंद में हम इस तरह से पढ़ाए भी थे कि जो भी फंगी होते हैं, फंगी में हमको इस तरह से याद रखना है कि फंगी में हो जाएगा आपका ए दाद खाज, ए से एथलीट फूड पैर का फटना, दाद से दम्मा अस्थमा की बीमारी हो गया, दाद खाज की बात करें तो हो गया खुजली, और खाग है गौ से गंजापन। तो ये दाद खाज याद रखना, ये सारे जो होते हैं कवक से होने वाले डिजीज हैं ह्यूमन में। आगे यदि चले तो बताया गया है यद्यपि ईस्ट की बात करें तो ये भी क्या हैं, कवक हैं, एक कोशिकीय हैं, फिर भी जो हैं ये बताया जाता है कि अपवाद स्वरूप लैंगिक प्रजनन के आधार पर इन्हें कवक समूह में रखा गया है। कि ईस्ट क्या है कि ईस्ट मतलब ये एक कोशिकीय हैं कि एक कोशिकीय को हम किस में रखे थे, तो ऊपर हम लोग प्रोटिस्टा में रखे थे, लेकिन प्रोटिस्टा में असेक्सुअल था, मतलब अलैंगिक रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है। यहाँ जो है लिंग मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ जो है एक कोशिकीय होने के बाद भी लैंगिक प्रजनन के कारण इनको क्या किया गया है कि आपको फंगी में पढ़ना है, इसको कवक के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। आधार पर कवक समूह में रखा गया है। ईस्ट का वर्क क्या है तो इसको आपको याद रखना है। ईस्ट का वर्क रहता है किण्वन करना। किण्वन की यदि बात करें तो इसे क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन बोला जाता है। किसी भी चीज़ों को सड़ा गला के खट्टा करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, किण्वन करना। यही प्रोसेस से शराब बनाया जाता है कि जो देसी शराब सब आता है महुआ वगैरह, वो चावल को सड़ा के बनाया जाता है। ताड़ी वगैरह जो बनता है इसी से फर्मेंटेशन सड़ा के बनाया जाता है ईस्ट को। आगे यदि देखिए तो बताया जाता है कवक जगत के कवक जाल की बात करें तो ये आपको याद रखना है। कवक का कोई भी चीज़ को देखिएगा ना तो वहाँ आपको मार्सिलियम दिखेगा कि गोबर छत्ता का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। गोबर छत्ता आपको इस शेप में दिखेगा कि गोबर छत्ता की बात करें, एक मिनट गोबर छत्ता का डायग्राम हम बना देते हैं फिर से कि गोबर छत्ता को यदि देखिए तो गोबर छत्ता का डायग्राम कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। और इसमें देखिएगा तो बहुत सारे इस तरह से लाइन आपको नज़र आएंगे कि अंदर देखिएगा एकदम डिटेल, मतलब जब भी कोई गोबर छत्ता मिलेगा तो ये लाइन जो पाया जाता है इसी को क्या बताया गया है, इसी को बताया गया है कवक जाल। कवक जाल को किस नाम से जाना जाता है, मार्सिलिया के नाम से जाना जाएगा। मार्सिलियम यह शरीर रचना है तथा अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में भिन्नता के कारण पूरे जगत को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। तो टोटल हम लोग जो हैं 4 जगत पढ़ेंगे कवक के अकॉर्डिंग। सबसे पहला जगत आ जाता है फाइकोमाइसिटीज। दूसरा बात करें तो दूसरा जगत हम यहाँ देख सकते हैं, दूसरा जगत आपको बताया गया है
जिसमें हम लोग देखेंगे एस्कोमाइसिटीज। तीसरा जगत की बात करें, तीसरा है बेसिडोमाइसिटीज। और चौथा में हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो चौथा में हम लोगों को ईस्ट के बारे में पढ़ना है, लाइकेन यहाँ आ जाता है, लाइकेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टोटल 4 जगत आपको कवक के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो सिंपल यहाँ समझना है कि ये कवक में मतलब किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले आइए पहला जगत को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो फाइकोमाइसिटीज है इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़िए कि इस वर्ग में आने वाले कवक नम एवं सीलन, जहाँ भी गीला पाया जाता है वैसे भरे स्थानों पर जो होते हैं, सड़ी गली लकड़ियों हो गया, पौधों पर पूर्ण जो हैं परोपजीवी, यानी बात करें तो परोपजीवी में क्या रहते हैं कि एब्लिगेट पैरासाइट्स के बारे में बताया जाता है के रूप में पाए जाते हैं, यानी जो सड़ गल रहा है वैसे चीज़ों पर यदि नमी है वहाँ पर तो उसके ऊपर एक जो है फफूंद का लेयर आ जाता है, उसी को हम लोग कवक बोलेंगे। कि इसमें कुछ सदस्य जो होते हैं जलीय आवासों में भी पाए जाते हैं। कवक जाल एक कोशिकीय, मतलब बात करें तो एक कोशिका का बना हुआ रहता है, एक कोशीय से लेकर बहुकोशीय अति शाखित, जिसमें कि यहाँ अपटी के बारे में समझना है। तो अपटी में समझिए सिंपल क्या है कि अपटी तथा बहुकेंद्रिकीय होते हैं। अपटी का हम आपको डायग्राम बना के ही समझाने की कोशिश करते हैं कि सिंपल कवक का यदि आप डायग्राम देखिएगा ना तो कवक कुछ इस तरह के आपको नज़र आएंगे कि ये इस तरह से इनका डायग्राम बनता है कवक का। किस तरह से जाल बना के माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो ये जाल आपको नज़र आएंगे, कवक कैसे फैले हुए रहते हैं। तो इसमें अपटी मतलब क्या हुआ कि यदि हम बात करें मतलब यहाँ बता सकते हैं सेप्टल, एसेप्टल की बात करें, यानी अपटल में सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना यहाँ छोटे छोटे जो हैं केंद्रक, बहुत सारे केंद्रक नज़र आएंगे। तो यहाँ कोई केंद्रक मतलब बहुत सारे केंद्रक नज़र आएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपटीय, मतलब अपटी समझेंगे। और एक वर्ड और आता है पटी, कि सेप्टल की बात करें, सेप्टल क्या होते हैं तो उसमें इस तरह से जो है बैंड पाया जाएगा कि सब में सिंगल सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे, तो उसे हम लोग पटीय समझेंगे। और जिसमें इस तरह के बैंड आपको नहीं दिखेंगे, पूरी तरह से वो ओपन है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, अपटीय बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं, सारे आपस में मिले हुए रहते हैं, तो उसे ही बताया जाता है अपटीय तथा बहुकेंद्रकीय होते हैं। आगे यदि बात करें तो सिंपल थोड़ा वीडियो लॉन्ग नहीं हो जाए तो 1-2 टाइप ही करके आज हम रोक देंगे आपको, कल आगे टाइप पर हम बात करेंगे, क्योंकि उतना ही देते हैं जितना आप रोज़ देख पाइए। ये नहीं कि हम 2 घंटे का दे दिए आप नहीं देख पाते हैं, तो वैसे मतलब बोझ हमको बर्डन नहीं फील करवाना है, आपको आराम आराम से पढ़ेंगे और सब सीखते चले जाना है। कि यदि देखें तो अपटीय है और बताया गया है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, चल बीजाणु उसको बोलेंगे जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में सक्षम है। तो जिनको कि जू स्पोर बोला जाता है, कि जू स्पोर चल बीजाणु की बात करें द्वारा होता है। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या आते हैं, विषम युग्मक। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मतलब मेल फीमेल दोनों का युग्मक आएगा तब तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो यहाँ हेट्रो बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच जो है इस तरह के कंडीशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिनमें दोनों युग्मक संयुक्त होकर क्या करते हैं, युग्मक अथवा स्पोर को जो होते हैं जन्म देते हैं। तथा बात करें तो ये जो स्पोर की बात करें तो स्पोर जो होते हैं विभाजन के फलस्वरूप बीजाणु बनाते हैं, जिनसे कवक जाल की उत्पत्ति होती है। इसमें देखें तो म्यूकर के बारे में बताया गया है, अल्ब्यूगो के बारे में बताया गया है, एस्पोलिंगिया के बारे में बताया गया है, तथा फाइटोफेथोरा के बारे में बताया गया है। तो ये सारे अलैंगिक जनन के प्रोसेस हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हम आपको कल के क्लास में जो है अपना मटेरियल पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद इस बुक को हम फिर से आपको पढ़ाएंगे, कवक खासकर आपको फिर से पढ़ा देंगे ताकि सारा कवक आपको डिटेल से समझ में आ जाए। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास से जो है हम आपको एस्क्रोमाइसिटीज से शुरू करेंगे। एस्क्रोमाइसिटीज के बाद हम लोग आगे देखेंगे कि बेसिडोमाइसिटीज क्या है। बेसिडोमाइसिटीज के बाद जो है लाइकेन को पढ़ना है, कि यहाँ सेकेंड तरफ देखें तो लाइकेन के बारे में पढ़ना है कि लाइकेन किस तरह से वर्क करता है। तो कवक
टॉपिक छोटा ही है, लेकिन यही है कि आपको समझ में आए वैसे पढ़ना है। सिर्फ लेक्चर दे के बुक ख़त्म कर देना मेरा काम नहीं है, आपको सिखाना भी मेरा काम है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सके। तो आपको यदि किसी चीज़ के बारे में पूछे तो आप ब्रीफली उसको बता सके कि आखिर आर्कियोबैक्टीरिया क्या है, आखिर साइनोबैक्टीरिया क्या है। प्रोटिस्टा भी जो है अलग अलग टाइप के प्रोटिस्टा, आपको 5 टाइप के प्रोटिस्टा के बारे में बताएंगे। तो ये सब हम पहले आपको अपना पटना टीचिंग सेंटर का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, एक बार समझा देते हैं, तब देखिएगा इस बुक को एक बार में आप पढ़िएगा, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। कल के क्लास में पहले पटना टीचिंग सेंटर का आप स्टडी मटेरियल पढ़ लीजिए, वो भी हम कल आपको प्रोवाइड करते हैं, तब हम लोग आगे इस वीडियो की सीरीज को लेके चलेंगे।